हेलो फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होगे तो कल की न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया जो आज सुबह द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में भी आया होगा और भी कई न्यूज़पेपर में आया होगा कि पाकिस्तान जो है उसको एफएटीएफ जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने ग्रे लिस्ट में रखा। तो इससे पहले हम समझे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों रखा गया है बाय एफएटीएफ और ग्रे लिस्ट में रखने से पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होगा और जो वो स्टेट स्पॉन्सर टेरर करता है वो कैसे रुकेगा। उससे पहले हमें एफएटीएफ के बारे में समझना चाहिए और ग्रे लिस्ट क्या है उसके बारे में समझना चाहिए। तो चलिए पहले जानते हैं एफएटीएफ के बारे में। तो एफएटीएफ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी मतलब बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं कंट्रीज की उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और इसका पर्पस है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इनफैक्ट देखिए, जब शुरुआत में 1989 में इसको बनाया गया था G7 ने, तब ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को फाइट करने के लिए बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन। बाद में टेरर फाइनेंसिंग भी इसका एक ऑब्जेक्टिव बना दिया गया। और देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर टेररिज्म को रोकना है तो सबसे इफेक्टिव वे है कि उसका फाइनेंस कट ऑफ कर दिया जाए कि अगर टेररिस्ट को पैसा ही नहीं मिलेगा तो कहीं से वेपन्स नहीं खरीद पाएंगे, कोई अटैक्स नहीं कैरी आउट कर पाएंगे। इसी तरीके से कई ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, माफिया होता है या ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, इन सब का मनी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जनरेट होता है या मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग को रोक दिया जाएगा तो ये सारे क्राइम्स भी रुक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका एफएटीएफ का। इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में इन फ्रांस। जहां तक मेंबरशिप की बात करें तो अभी 37 कंट्रीज हैं मेंबर एफएटीएफ की। इसमें इंडिया भी एफएटीएफ का मेंबर है, साथ साथ दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी यूरोपियन यूनियन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी इसके मेंबर्स हैं। अब एफएटीएफ काम क्या करता है, देखिए ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि एफएटीएफ का काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करना। पर वो कैसे करता है कि हाउ डज इट कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। तो देखिए उसके लिए क्या करता है, इट सेट्स स्टैंडर्ड्स। ये कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है जो नेशंस को अडॉप्ट करने चाहिए अपनी रेगुलेटरी रेजिम में, ताकि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। और इन्हीं स्टैंडर्ड्स को ये लीगल फॉर्म में हो सकते हैं, रेगुलेटरी फॉर्म में हो सकते हैं, ऑपरेशनल फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे लीगल फॉर्म में कैसे, जैसे लॉस। अब इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो इंडिया में जैसे है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। नाउ ये एक लॉ है, दिस लॉ इज इन कंप्लायंस विद दिस एफएटीएफ स्टैंडर्ड। तो एफएटीएफ ने एक स्टैंडर्ड ले डाउन किया था कि हर नेशन को जो है मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट एक लॉ बनाना चाहिए, और इंडिया ने इसीलिए एक लॉ बनाया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, तो इसी तरीके से रेगुलेटरी भी हो सकते हैं स्टैंडर्ड्स। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो सेबी ने रेगुलेशंस बना रखी कि जो कंट्रीज एफएटीएफ के रिकमेंडेशन से कंप्लाई नहीं करती और जो उसकी ब्लैक लिस्ट में, अगेन ब्लैक लिस्ट क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो उसकी ब्लैक लिस्ट में आती हैं उन कंट्रीज से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो टोटल ऐसी जो सारे स्टैंडर्ड्स से इनको एफएटीएफ रिकमेंडेशंस बोला जाता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करने के लिए एफएटीएफ ने दिए थे। टोटल है 49, 40 रिकमेंडेशन है मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए और 9 रिकमेंडेशन है टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करने के लिए। और देखिए साथ साथ बस रिकमेंडेशन ही देना इसका काम नहीं है, रिकमेंडेशन देने के साथ साथ ये टाइमली देखता रहता है कि कौन से नेशंस उसको फॉलो कर रहे हैं या कौन से नेशंस उसको फॉलो नहीं कर रहे। इनफैक्ट और इसका ये जो फॉलो अप होता है ये सिर्फ उनके लिए नहीं होता जो इसके मेंबर्स है, बट दूसरी कंट्रीज के लिए भी होता है। तो इस तरीके से इनका इम्प्लीमेंटेशन भी इंश्योर करना और उसका कंप्लायंस भी देखना इसका एक काम है। अब देखिए, किसी भी नेशन को अगर कंप्लाई करना होगा एफएटीएफ रेगुलेशन से तो उस नेशन को उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कुछ चीजें करनी चाहिए, कुछ एसेंशियल चीजें जो करनी चाहिए। उनको पहली चीज इंप्लीमेंट करना चाहिए केवाईसी आईडी वेरिफिकेशन मेजर्स। तो जैसे आप सब जानते हो, अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो आपको केवाईसी करना पड़ता है। अगर आपको पता नहीं है तो ये केवाईसी आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो है मैंडेटेड है। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर मैंडेटेड है कि बैंक्स कोई भी खाता अगर खोलते हैं तो उधर कस्टमर का जो है केवाईसी करना होता है, ताकि पता रहे कि कस्टमर कौन है, कहां से कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। दूसरी चीज, जो एफएटीएफ ने रिकमेंडेशंस दी हैं उनको देख के जो उनकी ड्यू डिलिजेंस यानी उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये जो है हर नेशन को करना है। तीसरी चीज मेंटेन करना है जो भी रिकॉर्ड्स है हाई रिस्क क्लाइंट के। तो देखिए कुछ क्लाइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि या ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है। तो ऐसे हाई रिस्क क्लाइंट्स को जो है हमें इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन करे रखना है,
टू कंप्लाई विद एफएटीएफ रेगुलेशंस। देखिए इसका ये फायदा है कि अगर कल को जाके मान लो कुछ वो हाई रिस्क क्लाइंट कहीं टेरर फाइनेंसिंग के केस में या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व मिलता है, तो उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए प्रूव करना बड़ा आसान होगा थ्रू दीज रिकॉर्ड्स दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। तीसरी चीज अगली चीज है मॉनिटर करना। तो एफएटीएफ की जो मेंबर स्टेट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको मॉनिटर करना है सारी सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटी, और वो सारी सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटी एक नेशनल अथॉरिटी को रिपोर्ट करनी है। इंडिया में भी जो बैंक्स होते हैं या कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर कोई सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, यानी मान लीजिए कोई एक खाता है जो बहुत समय से बंद है और उसमें अचानक ही बहुत सारा पैसा जो है किसी ने डिपॉजिट कर दिया, तो ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी को सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और ये सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है रिपोर्ट की जाती है टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। लास्टली जो मेंबर नेशन है उनको कहा गया है कि जो ऐसे नेशन हैं, ऐसे लीगल पर्सन हैं या ऐसी एंटिटीज हैं जो एफएटीएफ रेगुलेशन नहीं मानती, तो उनके अगेंस्ट कुछ इफेक्टिव सैंक्शंस लिए जाएं ताकि उन पे प्रेशर बने और वो एफएटीएफ रेगुलेशन माने। तो इस तरीके से ये इंश्योर करता है कि दूसरे नेशंस प्रेशर बनाएं जो लोग दूसरे नेशंस पे जो लोग एफएटीएफ रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं करते। अब देखिए, अगर कोई नेशन एफएटीएफ की जो रिकमेंडेशंस वगैरह है उससे कंप्लाई नहीं करता, और अगर किसी नेशन में बड़ा रिस्क है मनी लॉन्ड्रिंग का उसका, तो उनको दो लिस्ट में क्लासिफाई करती है एफएटीएफ। तो एफएटीएफ ये लिस्ट दो लिस्ट निकालती है, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। तो ये दो लिस्ट में उन कंट्रीज को क्लासिफाई करती है जहां पर पॉसिबिलिटी है टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग की, बहुत ही हाई रिस्क पॉसिबिलिटी। ठीक है। बट अगेन ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में एक ही सबसे बड़ा अंतर है कि जो ग्रे लिस्ट की कंट्रीज है वहां पे भले ही रिस्क हो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का, बट फिर भी उन्होंने फॉर्मली एक कमिटमेंट दिया है कि वो एफएटीएफ के साथ काम करेंगे और वो प्लान बना के जो है टेरर फाइनेंसिंग और जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। मतलब उनके जो रेगुलेटरी सिस्टम में जो डिफिशियंसीज हैं जिसके कारण टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, उनको जो है फुलफिल करने की या उनको जो है ठीक करने की कोशिश करेंगे। पर ब्लैक लिस्ट कंट्रीज ऐसी हैं जो बिल्कुल मतलब नॉन कोऑपरेशन करती है, मतलब जो मानने को तैयार नहीं है, जो अपनी रेगुलेटरी रेजिम ना चेंज करने को तैयार है टू कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। इनफैक्ट जो ग्रे लिस्ट है उनको ऑफिशियली बोला जाता है जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, जबकि ब्लैक लिस्ट को बोला जाता है हाई रिस्क जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन। मतलब बेसिकली ये जुरिडिक्शन ऐसी हैं जो ब्लैक लिस्ट में है, इन जुरिडिक्शन में जो है इनका रेगुलेटरी सिस्टम में बहुत सारी डिफिशियंसी है, इसलिए यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी बड़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि वो टेरर फाइनेंसिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो सकती है, और इसीलिए इनके अगेंस्ट जो है एक्शन के लिए जो है एफएटीएफ जो कंट्रीज को बोलता है कि इनके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए ताकि इन पे प्रेशर बने और ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए मेजर्स लें। और देखिए जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज होती हैं उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं और भी कई प्रोहिबिटिव मेजर्स लग सकते हैं। जैसे अगर आप इंडिया का केस लो तो इंडिया का जो सेबी रेगुलेशंस है, सेबी रेगुलेशंस फॉर एफपीआई 2019, तो सेबी रेगुलेशन से बड़ी क्लियरली बोला है कि कोई भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है अगर वो ब्लैक लिस्ट जुरिस्डिक्शन से है तो वो सेबी के साथ रजिस्टर नहीं हो सकता और वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अगेन देखिए ग्रे लिस्ट में भी होना एक कॉज ऑफ कंसर्न है, जो पाकिस्तान जो इस लिस्ट में, देखिए ग्रे लिस्ट में होने से भी देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि उन पे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, उनके अगेंस्ट जो ट्रांजैक्शन वहां से आती है उनकी ज्यादा स्क्रूटनी होगी। ठीक है। उनको जो है इसीलिए पाकिस्तान को जो है अब क्या है इंटरनेशनल फाइनेंस रेज करने में, क्योंकि आप जानते हो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब है और वहां पे पैसों की कमी है, कंट्री जो उसकी गवर्नमेंट है उसके पास, और उनको इंटरनेशनल बोरिंग की जरूरत है, बट ग्रे लिस्ट में होने के कारण उनको इतनी इंटरनेशनल बोरिंग नहीं मिल पाती। तो अब आ जाते हैं मेन बात पे कि पाकिस्तान क्यों है ग्रे लिस्ट में। तो देखिए सबसे सीधी बात, आप सब जानते हो पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है और ऐसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को यूएन ने भी डेजिग्नेट कर दिया, ऐसे ग्रुप्स को और ऐसे इंडिविजुअल्स को। बट डिस्पाइट कि देखिए कई बार पाकिस्तान बोलता है, इंडिया ने तो कई बार बोला है कि ये जो है टेरर ग्रुप्स के अगेंस्ट जिन्होंने 26/11 में इन्वॉल्व थे या जो दूसरे पार्लियामेंट अटैक में इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट एक्शन ले, बट फिर भी पाकिस्तान नहीं लेता। बट इनको यूएन ने भी डेजिग्नेट कर दिया है, यूएन ने भी डेजिग्नेट कर दिया है, और उसके बाद भी पाकिस्तान ने इन टेरर ग्रुप्स के अगेंस्ट या इन टेरर इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन नहीं लिया है एज पर एफएटीएफ, क्योंकि ये टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व थे, तो इसीलिए पाकिस्तान को क्या है ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हाफिज सईद एंड मसूद अजहर,
ऑल्दो इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जा रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएट एक्शन। ये प्रॉपर एक्शन नहीं है जो लेना चाहिए एज पर दी FATF रिकमेंडेशंस। और देखिए पाकिस्तान को जून 2018 से FATF की लिस्ट में रख रखा है, और उसको FATF की लिस्ट में रखने के साथ साथ उसको बोला गया था कि ये आपको 27 पॉइंट एक्शन प्लान है, अगर आप ये एक्शन प्लान इंप्लीमेंट कर दोगे प्रॉपरली तो आपको ग्रे लिस्ट से हटाया जा सकता है। इनफैक्ट देखिए पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है टेररिज्म को लेकर। देखिए ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यूज करता है, बट ये जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पहले भी 2 बार 2008 में और 2012 में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में FATF ने रखा था। क्यों? क्योंकि वो टेरर फाइनेंसिंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, या उसकी जो है टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट वो प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहा था। ठीक है, तो जो लेटेस्ट स्क्रूटनी हुई है रिसेंट, जिसके बेसिस पे अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, उसमें ये बोला गया है कि हालांकि पाकिस्तान ने 27 एक्शन में से 27 एक्शन आइटम्स थे जिसका प्लान दिया गया था, उसमें से 26 कर लिए हैं, बट फिर भी जो एक लास्ट आइटम है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो ये UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स है, इनके अगेंस्ट अभी भी प्रॉपर एक्शन ले रही है। तो पाकिस्तान को बोला गया है कि जब तक आप ये जो एक लास्ट जो एक्शन आइटम है उसको पूरा ना करो, और जब तक आप प्रॉपर एक्शन नहीं लेते जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या जो इंडिविजुअल्स है जो टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है पाकिस्तान में, तब तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया नहीं जाएगा। इनफैक्ट देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज है कि इस तरीके से हम जो है ऐसी कंट्रीज पे प्रेशर बना सकते हैं जो टेरर को एज ए स्टेट इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकती है। और अगर देखिए ये बहुत सक्सेसफुल हो सकता है अगर सारे नेशंस माने। और देखिए अगर हम टेरर फाइनेंसिंग को खत्म कर देते हैं तो टेररिज्म ना के बराबर हो जाएगा। इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव मूव है, और पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि उसके भी एडवांटेज में यही है कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट और टेरर फाइनेंस के अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन ले और ग्रे लिस्ट के बाहर आए और अपनी इकोनॉमी को प्रॉपरली जो है उसको ठीक करने की कोशिश करे, रादर देन इंडिया के अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यूज करने की। So guys, this was it. Thank you very much. See you again next time with another video.